Assalamu alaikum students. I hope you all are fine and doing well. Today is 26th March 2026 and our today's SLO is explain and calculate direct and inverse proportion and solve real world problems related to direct and inverse proportion. तो बेटा इसमें सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट और इन्वर्स प्रोपोर्शन फाइंड आउट करेंगे। उसको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ सबसे पहले, और उससे रिलेटेड फिर जो है वर्ड प्रॉब्लम्स जो है उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। लेकिन डायरेक्ट और इन्वर्स से पहले हमें पता होना चाहिए कि सिंपल प्रोपोर्शन जो है वो क्या चीज़ है। तो उसके लिए सबसे पहले आप लोग अपनी बुक्स ओपन करें। जी बेटे, ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 50। इस पर आपको टॉपिक नज़र आ रहा होगा प्रोपोर्शन, तो उसको देख लेते हैं। वो कह रहे हैं सपोज द कॉस्ट ऑफ 10 kg फ्लोर इज़ ₹400 एंड कॉस्ट ऑफ 15 kg ऑफ फ्लोर इज़ ₹600, ठीक है। 10 किलो आटे की कीमत जो है वो 400 है और 15 किलो आटे की कीमत 600 है। तो उसने रेशो किस तरह से लिखी है, 400 रेशो 600, मतलब जो प्राइसेस थी उनकी अलग से रेशो बन गई, वो आ गई 2/3, ठीक है। हमें पता है रेशो में हम डिवाइड कर सकते हैं। उसके बाद उसने वेट जो था फ्लोर का उसकी रेशो लिखी 10:15, यहाँ पर भी 2/3 आ गई। वो कहता है कि अब हमने ऑब्जर्व किया जो रेशोज़ थी ना, ये वाली रेशो और ये वाली रेशो, ये दोनों क्या हैं, इक्वल है। तो जब दो रेशोज़ इक्वल होती हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शन बोलते हैं, ठीक है। और हम कह सकते हैं, वो कहते हैं वी कैन से दैट 4 क्वांटिटीज़ आर नंबर्स आर इन प्रोपोर्शन। अब हम कह सकते हैं कि ये चारों क्वांटिटीज़ जो है ना ये आपस में प्रोपोर्शन में है, ठीक है। इसके लिए जो साइन है वो क्या यूज़ होता है, डबल कॉलन का साइन है, ये आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। डबल कॉलन ये इक्वालिटी के लिए यूज़ होता है, ठीक है। और जो हमारे पास यहाँ पर प्रोपोर्शन था उसको हमने किस तरह से एक्सप्रेस करना है, इस तरह से 400 रेशो 600, उसके बाद प्रोपोर्शन 10:15, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसके बाद क्या है बेटे, इसको हमने क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि आपके पास अगर मैं इसको टर्म्स का नेम दूँ, A/B प्रोपोर्शन C/D, ठीक है। तो उसके लिए अब ये 4 टर्म्स हैं। A जो है ये इसकी पहली टर्म है, B सेकंड टर्म है, C थर्ड टर्म है एंड D इज़ द फोर्थ टर्म, ठीक है। अब इसमें से ये जो A पहले वाली है और जो D लास्ट वाली है, इन दोनों को हम बोलते हैं एक्सट्रीम्स, मतलब जो बाहर वाली वैल्यूज़ हैं, ठीक है। और जो B और C ये दोनों अंदर आ रही हैं, सेकंड और थर्ड टर्म, इनको हम बोलते हैं मीन्स, ठीक है। अब इसमें आपके पास ना एक फार्मूला है, अगर इन चारों में से कोई एक वैल्यू हमारे पास अननोन हो तो उसको फाइंड आउट करने के लिए आपके पास ये एक फार्मूला है, दिस वन। तो ये आपको लर्न होना चाहिए कि जो दरमियान वाली दोनों हैं ये मीन्स हैं, ठीक है, और जो बाहर वाली दोनों हैं ये एक्सट्रीम्स हैं। अब उसने कहा द रूल फॉर कंपेयरिंग रेशोज और टू फाइंड द अननोन टर्म ऑफ अ प्रोपोर्शन इज कॉल्ड क्रॉस प्रोडक्ट रूल। जिस रूल से हम कंपेयर करते हैं इन रेशोज़ को या कोई अननोन टर्म निकालते हैं उसको हम क्रॉस प्रोडक्ट रूल बोलते हैं। तो इसको हम लिखते किस तरह से है, वो कहते हैं अगर क्वांटिटीज़ प्रोपोर्शन में है तो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, मतलब हमने ये जो अंदर वाली दोनों वैल्यूज़ हैं B/C, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इज इक्वल आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। एक्सट्रीम्स मतलब दोनों बाहर वाली वैल्यूज़। इसी से रिलेटेड अच्छा, नोट टू रिमेंबर देखें, वो कह रहा है द डबल कॉलन इज समटाइम्स रिप्लेस्ड बाय एन इक्वल साइन। बाज़ात हम इसको इक्वल साइन से भी रिप्लेस कर सकते हैं। उसके बाद वर्क एग्जाम्पल 1 है, इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं। वो कहते हैं अगर इफ़ 4:5 एंड 8:10 आर 2 रेशोज देन द प्रोपोर्शन ऑफ दीज 2 रेशोज कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। प्रोपोर्शन किस तरह से हम उसको बोलेंगे जी, 4:5 प्रोपोर्शन 8:10, ठीक है। और इसको फ्रैक्शन फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं, 4/5 इज इक्वल टू 8/10। अब यहाँ पर 4 क्या है, फर्स्ट टर्म है, 5 सेकंड टर्म है, 8 थर्ड टर्म है एंड 10 इज़ द फोर्थ टर्म, ठीक है। तो 5 और 8 दोनों मीन्स होंगे, 4 और 10 दोनों एक्सट्रीम्स होंगे, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, देखें 5 8s आर 40, 4 10s आर 40। तो उसने कहा दोनों इक्वल आ गए, इसका मतलब है कि ये दोनों क्वांटिटीज़ क्या हैं, इन द प्रोपोर्शन। अब एग्जांपल नंबर 2 में उसने क्या किया हुआ है, अननोन वैल्यू फाइंड आउट की है। तो उसको देख लेते हैं। आपके पास इस तरह से प्रोपोर्शन गिवन थी, तो आप उसको इस तरह भी लिख सकते हो x/15, ठीक है। रेशो की फॉर्म में भी x/5 इज इक्वल टू 6/15, और आप इसके ऊपर सिंपल ये वाला फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो वो फार्मूला यूज़ किया तो 5 और 6 को मल्टीप्लाई कर दिया और x और 15 को किया, तो 5 6 आर 30, 50 उधर मल्टीप्लाई और था जरा डिवाइड हो जाएगा, तो आंसर मेरे पास क्या आ गया, 2 आ गया।
उसके बाद देखें हमारे पास ना प्रोपोर्शन की दो टाइप्स हैं जो एक्चुअली हमारे एसएलओ में हैं, डायरेक्ट और इन्वर्स प्रोपोर्शन। ठीक है, अब डायरेक्ट प्रोपोर्शन देख लेते हैं क्या है। वो कहते हैं अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज़ हो रही है तो दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज़ हो, एंड और अगर एक डिक्रीज़ हो रही है मतलब कम हो रही है तो दूसरी भी डिक्रीज़ हो, तो उनको हम बोलते हैं कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं एक दूसरे के। ठीक है, और इस रिलेशनशिप को हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन बोलते हैं। इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं कि नंबर ऑफ़ आर्टिकल्स एंड देयर कॉस्ट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब अगर आप कोई चीज़ ख़रीदने जा रहे हैं बाज़ार से, सपोज़ कर लेते हैं, तो अगर आप उसकी क्वांटिटी जितनी रखेंगे उस हिसाब से प्राइस उसकी बढ़ेगी। अगर आप क्वांटिटी कम रखेंगे तो प्राइस कम होगी, क्वांटिटी बढ़ा देंगे तो प्राइस भी बढ़ जाएगी। मतलब अगर एक चीज़ इंक्रीज़ हो रही है तो दूसरी ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ होगी। ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। ठीक है, अब नंबर ऑफ़ आइटम्स एंड देयर वेट इसी तरह से है, जितने आइटम्स होंगे उतना ज़्यादा वेट होगा। फिर है टाइम ड्यूरेशन एंड वर्क डन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर टाइम आपके पास ज़्यादा होगा तो काम ज़्यादा होगा, अगर टाइम कम होगा तो काम भी कम होगा। इससे रिलेटेड एग्जांपल है कि टेलर स्टिच 5 ड्रेसेस इन 3 आवर्स, तो वो 12 घंटों में कितने स्टिच करता है। एक टेलर है वो 3 घंटों में 5 ड्रेस स्टिच करता है, तो ऑब्वियस सी बात है जब टाइम ज़्यादा होगा तो वो ड्रेसेस भी ज़्यादा ही करेगा। सो इट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो इसमें आप लोगों ने, ये मैं आपको क्वेश्चन में समझाऊंगी। नेक्स्ट डिफाइन देख लेते हैं इन्वर्स प्रोपोर्शन की। अब ये इन्वर्स है, आपको नाम से जाहिर हो रहा है कि ये उलट है उसका। ठीक है, रेसिप्रोकल है। वो कहता है इफ़ विद द इंक्रीज इन वन क्वांटिटी द अदर क्वांटिटी डिक्रीज, एंड विद द डिक्रीज ऑफ वन क्वांटिटी द अदर क्वांटिटी इंक्रीज, देन दीज क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब अगर एक कम हो रही है तो दूसरी ज़्यादा होगी, और अगर एक ज़्यादा हो रही है तो दूसरी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसको हम इन्वर्स प्रोपोर्शन बोलते हैं। इसकी एग्जांपल्स उसने दी हुई हैं। जिस तरह से अगर लेट्स सपोज अगर हमारे पास टाइम कहीं जाने के लिए ज़्यादा है, ठीक है, और स्पीड है हमारे पास, वो भी अगर हम ज़्यादा रखेंगे तो हमारे पास टाइम कम लगेगा, और अगर हम स्पीड कम रखेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। मतलब दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। ठीक है, इसी तरह से थर्मोस्टेट, वो कहता है एयर कंडीशनर है वो भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है कूलिंग के हिसाब से। अगर हम थर्मोस्टेट एयर कंडीशनर का कम करेंगे तो कूलिंग जो है वो इंक्रीज़ होगी। नाउ कम टू द पेज नंबर 53। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द मिसिंग टर्म इन द फॉलोइंग प्रोपोर्शन। तो इसमें हमने वही वाला बेटा फार्मूला यूज़ करना है, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स वाला। तो इसका सोल्यूशन पे आते हैं। आप लोग अपनी नोटबुक्स ओपन करेंगे जी। तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है आपके पास टॉपिक हमारा है चेक 3.3, क्वेश्चन नंबर 1 to 4। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द मिसिंग टर्म। ये प्रोपोर्शन में वैल्यूज़ गिवन है, हमने इसके ऊपर वही फार्मूला यूज़ किया है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। आप मीन्स पहले लिख सकते हैं, एक्सट्रीम्स बाद में लिख सकते हैं, कुछ भी उसका ऑर्डर चेंज हो सकता है। ठीक है, और इसमें मीन्स क्या था, 11 और x, तो वो हमने यहाँ पर लिखा, मैंने मीन्स इधर लिखा हुआ था। फिर 88 और 9 इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आंसर आया। यहाँ पर देखे मैंने चेक किया, उसको मल्टीप्लाई करके 792। तो 11 इधर मल्टीप्लाई और इधर आकर डिवाइड हुआ, तो 11 7 जार 77, 2 बच गया उधर, तो 11 2 जार 22। तो आवर आंसर इज़ 72। इस तरह से मैंने बी पार्ट किया बेटे। इसमें भी प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, सेम वही मेथड है। 13 मल्टीप्लाई बाई एक्स, 52 मल्टीप्लाई बाई 15, मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 60। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2 जी। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें वो कह रहा है 12 स्टूडेंट्स कंप्लीट अ टास्क इन 7 आवर्स, हाउ मैनी स्टूडेंट्स विल कम्प्लीट द सेम टास्क इन 3 आवर्स। मतलब 12 स्टूडेंट हैं, वो 7 घंटे में एक काम कंप्लीट करते हैं, और वो कहते हैं कितने स्टूडेंट वही काम 3 घंटे में करेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, काम सेम है, ठीक है, तो हमें स्टूडेंट्स भी ज़्यादा चाहिए होंगे। ठीक है, तो अगर आपके पास टाइम उसने बड़ा कम कर दिया है, अब टाइम कम हुआ है तो स्टूडेंट ज़्यादा चाहिए। मतलब अगर एक चीज़ कम हो रही है दूसरी ज़्यादा हो रही है, सबसे पहले आपने चेक करने का जो क्वेश्चन है ये इन्वर्स प्रोपोर्शन का है या डायरेक्ट का है। तो इसमें देखें एक क्वांटिटी अगर टाइम उसने कम किया है तो स्टूडेंट हमारे पास ज़्यादा रिक्वायर्ड होंगे। ठीक है, तो इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अब इन्वर्स में यही होता है कि अगर एक बड़ा है तो दूसरा छोटा, डायरेक्ट में होता है अगर एक बड़ा है तो दूसरा भी बड़ा, और एक छोटा है तो दूसरा भी छोटा। तो इसके सोल्यूशन की तरफ आते हैं जी। बेटा इधर मैंने लिखा है टाइम इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्टूडेंट्स। तो हमने इसको लिखना किस तरह से है, स्टूडेंट्स रेशो टाइम, इस तरह से लिखेंगे। फिर अब स्टूडेंट्स थे
12 स्टूडेंट्स थे, 7 घंटे थे, ये चीज़ मैंने इधर लिख दी 12:7, ठीक है। नेक्स्ट उसने कहा था नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स आपने बताने हैं, टाइम 3 घंटे था, तो जहाँ पर हमने अननोन वैल्यू थी वहाँ पर मैंने एक्स को रिप्लेस कर दिया, इधर आ गया 3। अब ये जो एरोज़ लग रहे हैं ना 7th क्लास, दिस वन, ठीक है, ये आपने देखना है। अगर तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो अगर एक एरो आपका ऊपर की तरफ जा रहा है जिस तरह से ये, तो दूसरा नीचे की तरफ आएगा, मतलब दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे। और अगर क्वेश्चन आता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन का तो दोनों एरोज़ की जो डायरेक्शन है वो सेम होगी, ठीक है। इन्वर्स में आपकी जो एरोज़ की डायरेक्शन है वो अपोजिट होगी और डायरेक्ट प्रोपोर्शन में दोनों एरोज़ की जो डायरेक्शन है वो सेम होगी। तो यहाँ पर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था, तो अगर एक मेरे पास जा रही है वैल्यू, एक एरो मैं ऊपर लेके गई हूँ तो दूसरा ऑब्वियस सी बात है मैं नीचे लेकर आऊँगी। अब इसको लिखने का क्या तरीका है, जिस तरह से मैंने यहाँ पर फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, इसमें देखें, अब जहाँ से आपका जो लाइन है ये शुरू हो रही है, ये वाली वैल्यू ऊपर आ जाएगी, एरो जिस तरफ है वो वैल्यू नीचे आनी है, x/12 विच इज़ इक्वल टू, अब यहाँ से लाइन शुरू हो रही थी 7 ओवर एरो के पास कौन सी वैल्यू थी 3, वो नीचे आ गई। बाकी क्रॉस प्रोडक्ट वाला रूल यूज़ करेंगे, x × 3 और 7 × 12, तो 7 12 84 होता है, 3 मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आकर डिवाइड हुआ तो मेरे पास आंसर आया 28। तो मैंने एंड पे एक लाइन लिख देनी है, सो 28 स्टूडेंट्स विल कंप्लीट द सेम टास्क इन 3 आवर्स, 3 घंटे में 28 स्टूडेंट्स जो हैं ये काम कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं विच इज़ क्वेश्चन नंबर 3। इसमें देखें असद वॉश्ड 56 बाइक्स इन 4 आवर्स, 4 घंटे में असद कितनी बाइक्स वॉश कर रहा है 56, तो हाउ मेनी बाइक्स कैन बी वॉश्ड इन 7 आवर्स, तो 7 आवर्स में कितनी बाइक्स वॉश होंगी, तो टाइम ज़्यादा होगा तो बाइक्स ज़्यादा वॉश होंगी, सो इट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। जी बेटे, इधर मैंने सोल्यूशन लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 का, और मैंने मेंशन किया है कि यहाँ पर जो है टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बाइक्स के, तो मैंने ऊपर एक दफ़ा लिख दिया जी बाइक्स रेशो टाइम, तो 56 बाइक्स इन 4 आवर्स और हमने अननोन बाइक्स हैं 7 आवर्स में। अब बता चुकी हूँ मैं आपको ऑलरेडी कि एरोज़ की डायरेक्शन देखें सेम है, यहाँ अगर ये वाला एरो ऊपर की तरफ जा रहा है दूसरा एरो भी ऊपर की तरफ ही जाएगा, या हम इसको इस तरह भी कर सकते हैं, अगर एक एरो नीचे आ रहा है दूसरा भी नीचे ही आएगा, ठीक है। अब हमने इसको किस तरह से लिखना है, x/56 इज़ इक्वल टू 7/4, देख लेते हैं इधर जी, ये देखें, इसको मैंने इस तरह से लिख दिया। अगेन क्रॉस प्रोडक्ट रूल यूज़ होगा, तो x × 4 यहाँ पर लिख लेंगे और 7 × 56 इधर आ जाएगा, ठीक है। अब 7 को 56 के साथ मैंने मल्टीप्लाई किया था इधर, ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा होगा साइड पे, तो आप चेक कर सकते हैं। तो आंसर आया मेरे पास 392। अब मैंने उसको 4 उधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो गया, ठीक है। तो 4 9s are 36, 3 उधर चला गया, 4 8s are 32, तो x इज़ इक्वल टू 98 आ गया। तो हमने कहा सो 98 बाइक्स कैन बी वॉश्ड इन 7 आवर्स, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, जो आप लोग खुद से करेंगे। जी बेटे, क्वेश्चन 4 आप लोग खुद से करेंगे और चेक करेंगे कि वो कौन से प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। अब देख लेते हैं आप लोग का जो होमवर्क है, उसमें देखें होमवर्क है आपका, सबसे पहले एक क्वेश्चन है, एक MCQ है उससे रिलेटेड। तो व्हाट इज़ डायरेक्ट प्रोपोर्शन, तो हमने डिफाइन पढ़ी है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन मीन्स दैट एज वन क्वांटिटी इंक्रीज द अदर क्वांटिटी आल्सो इंक्रीज, अगर एक क्वांटिटी बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी, ठीक है। अब दूसरे MCQ में वो क्या कहता है, व्हाट हैपन्स इन इन्वर्स प्रोपोर्शन, इन्वर्स प्रोपोर्शन में क्या होता है, ऑप्शन ए बोथ इंक्रीज, दोनों क्वांटिटीज़ बढ़ती हैं, ऑप्शन बी 1 इंक्रीज एंड 1 डिक्रीज, एक बढ़ती है तो दूसरी कम होती है, एंड ऑप्शन सी बोथ डिक्रीज, दोनों कम होती हैं, या ऑप्शन डी है नन ऑफ अबव। तो हमें पता है इस बात का कि इन्वर्स प्रोपोर्शन में अगर एक कम होती है तो दूसरी बढ़ जाती है, सो करेक्ट ऑप्शन इज़ बी। उसके बाद आपने रिलेटेड चेक 3.3 के क्वेश्चन नंबर 1 to 4 सॉल्व करने हैं। आई होप कि आप लोग इसको कर लेंगे। ओके बेटा, टेक केयर एंड फी अमान अल्लाह।